हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी क्या है? अध्याय 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? जलप्रपात। तो जल के बारे में हम लोग सोचने पर हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे चित्र बनते हैं। जैसे जलप्रपात हो गया, जैसे वर्षा की रिमझिम। अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। तो क्या होता है? अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। यानी जल के बारे में जैसे सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है। जैसे नदी हो गया, जलप्रपात हो गया, वर्षा की रिमझिम, और अपने नल के बारे में सोचने लगते हैं। नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। तो दोपहर से पहले जो पानी गड्ढा में जमा होता है तो वो क्या हो जाता है, दोपहर के बाद यानी दोपहर के तक गड्ढे में जमा जल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। दोपहर से पहले जो जमा जल होता है तो दोपहर तक क्या हो जाता है, वो पानी गायब हो जाता है। और वो जल कहाँ चला जाता है? तो ये जल कहाँ चला जाता है? ये जल सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो फिर क्या होता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है ना। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो क्या हो जाता है? वर्षा हिम अथवा सहिम बनकर सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। देखिए यहाँ पर ये शब्दावली दिया हुआ है थलशाला। ये छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। यानी थलशाला क्या होता है? एक छोटा घर होता है और यानी घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। और इस क्रियाकलाप में दिया हुआ है एक थलशाला का चित्र। एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाना है। और सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं और तदुपरांत इसके बाद क्या करना है, उसके चारों छोटे पौधों को व्यवस्थित करना है और इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दे। तो कुछ मात्रा में जल की फुहार लगा के जार को बंद कर देना है और पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो क्या होता है? जैसे इस पर 1/4 मिट्टी डाल दें, पहले इस पर बड़े पौधे लगाएं, फिर छोटे छोटे पौधों को लगा दें। इसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर पानी की फुहारा देखें। इसके बाद इस जो जार है ना, ये वाला जार, इसको बंद कर दिए, टाइट करके बंद कर दिए। इसके बाद जो पानी दिए थे, फुहारा के रूप में पानी दिए थे, तो वो पानी क्या हो जाता है? वाष्पित होकर यहाँ पर संघनित हो जाता है। इधर में संघनित हो जाता है, ऊपर में संघनित हो जाता है। और संघनित हो जाने के बाद जब पानी भारी होने लगती है तो वापस फिर से बूंद बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी थलशाला के समान है। जो देखिए इधर वाला लाइन नहीं पढ़ते, जो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो उसको जल चक्र कहते हैं। यानी जिस प्रक्रम में जल क्या करता है? लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। जैसे महासागर हो गया, जैसे वायुमंडल हो गया, जैसे धरती के बीच जो चक्कर लगाता रहता है तो उसको क्या कहेंगे? जल चक्र। और हमारी पृथ्वी क्या है? थलशाला के समान है। जैसे इस क्रियाकलाप में हम लोग देखें, और जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह क्या है, सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो।
बात करेंगे हम लोग जिस पानी का उपयोग हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सदियों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले कहाँ था, अमेजन नदी में बहता हो। देखिए जल चक्र का चित्र है। ये पानी जैसे नदी का पानी है, ये वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए इधर में बादल बन गया, यानी संघनन हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो जाने के बाद भारी बन गया। भारी के चलते क्या हुआ, वर्षा के रूप में, वर्षण के रूप में पहाड़ में गिरा। पहाड़ में गिरने के बाद धीरे धीरे फिर नदी तक आ पहुंचा। फिर से क्या हो गया, नदी तक आ पहुंचा। फिर से सूर्य का ताप से वाष्पीकरण हो गया। फिर से नदी का पानी क्या हुआ, सूर्य के ताप से वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण के बाद फिर संघनन हुआ। फिर से पहाड़ों पर गिरा, बारिश हुई, पहाड़ों पर बारिश हुई, पृथ्वी पर बारिश हुई, फिर पृथ्वी का बारिश का पानी फिर नदी गया। फिर इस प्रकार से एक जल चक्र का निर्माण होता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या है, नदी। जो अलवण जल जिसमें नमक नहीं होता है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, नदी। फिर ताल हो गया यानी तालाब। सोते एवं हिमनद है, तो जो हिम का पानी है, जैसे बर्फ हो गया, ये सब क्या है, अलवण पानी। अब महासागरों और समुद्रों का जल कैसा होता है, लवणीय होता है, यानी नमकीन होता है। इसमें अधिकांश क्या पाए जाते हैं, नमक, यानी सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। देखिए एक मानचित्र दिया हुआ है, ये किस चीज़ का है, विश्व प्रमुख समुद्र झीलें एवं नदियाँ। तो विश्व प्रमुख समुद्र और झील है। देखिए ग्रेट बियर झील है ग्रेट स्लेव झील में। ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील। उत्तर अमेरिका है साल्ट लेक सिटी, उत्तर अमेरिका में साल्ट लेक सिटी। मिसिसिपी नदी, फिर कैरिबियन सागर है, इधर कैरिबियन सागर है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका, इधर ऊपर क्या है, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील। ठीक है। देखिए फिर आर्कटिक सागर है, दनूबी नदी, काला सागर, भूमध्य सागर। दक्षिण अफ्रीका में देखिए नील नदी, नाइजर नदी, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी। फिर इधर देखिए लाल सागर। इधर कैस्पियन सागर है एशिया का। होंगही, इधर एशिया में होंगही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो गंगा नदी, फिर जो भारत में है। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। फिर क्या, इधर पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर। फिर प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है, कोरल सागर। इस प्रकार से विश्व प्रमुख समुद्र, झील और नदियाँ थी। डू यू नो में, क्या आप जानते हैं, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। जो लवणता होती है ना, जो नमकीन होता है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो महासागर की जो औसत लवणता है तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में है, यानी 1000 ग्राम में 1000 ग्राम की बात करें तो 35 भाग क्या है, लवणता ही है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग क्या होता है, जल से ढका होता है। और यदि धरती पर थल की अपेक्षा क्या है, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। तो जो पृथ्वी है तो उस पर मौजूद संपूर्ण जल क्या हमारे लिए उपलब्ध है। तो निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो इस तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है, हम लोग को देखना है। देखिए ये महासागर का पानी है 97.3। बर्फ क्षेत्र 0.2 है। भूमिगत जल यानी 0.68 है। झीलों का लवण जल
0.00009 है। तो झीलों का लवण जल क्या है? 0.009 है। और स्थलीय समुद्र, बात करेंगे स्थलीय समुद्र का, तो 0.009 है। और नमकीन झीलें की बात करें, तो 0.0019 है। और नदियाँ की बात करें तो 0.00001 है। एक है, यानी 0.000 और 1 है। तो टोटल कितना हो गया? 100.00। इस प्रकार से यह प्रदर्शित किया गया था। देखिए इधर, डू यू नो में इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। जो इजराइल का मृत सागर है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं? 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इजराइल का मृत सागर, यानी मृत सागर कहाँ होता है, कहाँ पर है? तो इजराइल में है। यहाँ पर क्या है? 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो 1 लीटर में 340 ग्राम नमक होता है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं। तो जो तैराकी है वो इस पर तैर सकते हैं। और क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। तो जो नमक है ना, इसे क्या हो जाता है? ये संघन बना देती है। तो क्या है ये? इसमें तैराक पलव कर सकते हैं या नहीं तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। 2 लीटर जल ले, मान लिए ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, और बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, और जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल यानी नमक युक्त होता है। कटोरों में निकालकर, जो कटोरे हैं ना, उस पर निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को क्या करता है? दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है, और आप स्वयं देखिए कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। देखिए इस चित्र में दिया हुआ है। 1 बूंद नदी की पानी, आधा चम्मच अलवण जल यानी झील का पानी, फिर 2 चम्मच पृथ्वी का पानी भौम जल, और 9 चम्मच बर्फ छत्र का। इस प्रकार से अलवण जल का वितरण दिया हुआ है। जो जीवन है ना, उसके लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। और प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? तो हमें अगर प्यास लगे तो हमें प्यास कौन पानी ही बुझा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आज लगातार लापरवाही की वजह से जल का उपयोग करने पर हम लोग क्या करते हैं? बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। देखिए कुछ पेपर में समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स। इस तरह से ये सब चित्र में दिया हुआ है। महासागरीय परिसंचरण, समुद्र जल पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। अगर बात करेंगे समुद्र तट पर, तो नंगे पैर चलेंगे तो उसमें क्या होता है? जादुई सी अनुभूति होती है। और पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के
शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है। बात करेंगे जो झील है, जो तालाब है, तो उसका पानी शांत होता है, लेकिन इसके उल्टे यानी इसके विपरीत जो महासागरीय पानी है वो हमेशा क्या होता है, गतिमान, वह हमेशा चलते रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो महासागर की गति है तो उसको 3 तरह से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे हो गया, ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गया। तो तरंग, ज्वार भाटा और धारा ये महासागरीय जल की वर्गीकरण है। देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो जल संरक्षण का विधि है, तो उसको अलग अलग तरीके से इसको उजागर किया जाता है, प्रबलित किया जाता है, और विश्व में 22 मार्च के दिन जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रशांत महासागर का चित्र है। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री जल पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी बड़ी होती जाती है। तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब क्या होता है, तरंगें उत्पन्न होती है, और जितनी ही तेज पवन बहेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, तरंगें भी बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। देखिए इस तरंग है, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, जब हम लोग समुद्र तट पर गेंद से खेलेंगे तो गेंद अगर समुद्र में गिर जाए तो क्या होता है, तो ये दृश्य बहुत ही क्या होता है, मनोरंजक होता है कि जैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब हम लोग खेलते खेलते समुद्र तट पर गेंद से जब खेलते हैं तो जब गेंद अचानक से समुद्र में गिर जाता है तो क्या होता है, ये उस तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है तो उनको क्या कहेंगे, तरंगे। जब महासागरीय सतह पर लगातार पानी उड़ता और गिरता रहता है तो उनको क्या कहेंगे, तरंगे। और तूफान में तेज वायु चलने पर, जो तूफान है ना, तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। तो तूफान के चलते तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, फिर उद्गार हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक क्या होता है, विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो 15 मीटर ऊंची वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। जो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो विशाल ज्वारीय तरंगें तो उठ सकती है, तो जिसको क्या कहते हैं, सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा विशाल 150 मीटर मापा गया था, और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। तो ये तरंगे कितने, 700 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 700 किलोमीटर अधिक की गति से चलती है। और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में क्या हुआ था, अत्यधिक विनाश हुआ था। और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो सुनामी के चलते क्या हुआ था, अंडमान और निकोबार का जो द्वीप समूह है इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इधर देखते हैं, डू यू नो में क्या आप जानते हैं, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो सुनामी का क्या मतलब है, पोताश्रय तरंगे। और पोताश्रय तरंगे यानी सुनामी आने पर क्या होता है, पोताश्रय नष्ट हो जाता है। देखिए सुनामी, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। और ये तरंगे क्या हुआ, ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी।
और समुद्र जल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। तो क्या हुआ था, जो भारतीय प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। जो महासागरीय तल है ना, लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। और इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए, तो इस विस्थापन के कारण क्या हुआ, जो निर्मित अंतराल था उसको भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो दक्षिणी ओर है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। जो भारतीय प्लेट है वो बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। तो यह सुनामी कितने 800 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से आया और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। तो जिसकी तुलना क्या है, हवाई जहाज़ की यानी वायुयानों की गति से की जा सकती है, जो व्यावसायिक वाला वायुयान होता है। और इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी क्या हुआ, 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। और समुद्र तट से जो सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई थी, जिनके परिणामस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कितने, 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर क्या हुआ, प्रभावित हुआ। अब भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभाव हुए। तो पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। तमिलनाडु, केरल, तटीय प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश, ये सारी जगह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। तो बड़ी जो सुनामी है तो उसका संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। तो प्रशांत महासागर में है लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है और क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। प्रशांत महासागर में ज़्यादा आती है लेकिन हिंद महासागर में कम आती है, कभी कभी ही आती है और यहाँ पर भूकंपीय क्रिया बहुत कम ही होती है। देखिए कितना विनाश हुआ है। ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी का विनाश दिया गया है, सुनामी द्वारा विनाश हुआ है उसका चित्र दिया है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वो पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर की तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। तो जानकारी की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति के अत्यधिक क्या हुआ, क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। जैसे तटीय क्षेत्र में जल का जो क्षेत्र है वह तेजी से कमी होता है, जल की मात्रा है वो तेजी से कमी होती है। फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो लोग उस तरंग को देखने में उत्सुक थे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, जब जल का विशाल तरंगें आई तो खड़े लोग
बड़ी संख्या में खड़े जो बड़ी संख्या में खड़े थे उत्सुक खड़े लोगों को मृत्यु की ओर ले चली गई, मृत्यु हो गई, उन सारे लोगों का मृत्यु हो गई। देखिए अब ज्वार भाटा, ये क्या है? ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो दिन में 2 बार यानी 2 बार उठना और गिरना क्या है? ज्वार भाटा। जबकि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब बड़ा हिस्सा पानी ऊंचाई तक उठकर क्या करता है? तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसको क्या कहेंगे? ज्वार। अब जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? तट से पीछे चला जाता है और क्या करता है? तट से जो तट है ना उसे पीछे चला जाता है तो उसको क्या कहेंगे? भाटा। अगर एक शब्द की बात करें तो जब ऊंचाई पर उठता है तो उसको ज्वार कहेंगे, जब निम्नतम पर होता है तो उसको भाटा कहेंगे। देखिए ज्वार भाटा है, लघु ज्वार भाटा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, ये सूर्य है। पहले इधर देख लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है बल के कारण, जो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। तो जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल क्या होता है? अभिकर्षित होने लगता है और जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या होता है? तीनों एक सिद्ध में होता है। देखिए ये तीनों एक सिद्ध में है। यहाँ पर दिया था सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। क्या होता है? जब सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये तीनों एक सिद्ध में आ गया तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ये बृहद ज्वार भाटा था और ये लघु ज्वार भाटा था। चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये उच्च ज्वार क्या होता है? नौ संचालन में सहायक होता है और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। तो कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल की उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुछ जगह पर क्या करते हैं? ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव है ना तो उससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। देखिए महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं
निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं क्या होती है? ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। और लेब्राडोर महासागरीय धाराएं क्या है? शीत जल धाराएं होती है। जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं शीत जल धाराएं होती है। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म, देखिए गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म, गल्फ गर्म, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है और लेब्राडोर शीत जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। जो महासागरीय धाराएं हैं तो किसी क्षेत्र के तापमान को क्या करती है? प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से जो स्थलीय सतह का तापमान है गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है तो वह स्थान क्या होता है? विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जब गर्म और ठंडा जल दोनों की जल धारा मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है? विश्व भर में सबसे अच्छा मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली पालने का क्षेत्र माना जाता है। और जापान के आसपास का उत्तर अमेरिका के जो पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो बात करेंगे जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए मानचित्र में दिया हुआ है महासागरीय धारा के बारे में। ये अलास्का धारा है, ऊपर की ओर जा रही है। उत्तरी प्रशांत उपवाह है। कैलिफोर्निया धारा उत्तरी, ये प्रशांत महासागर का है। उत्तरी विषुवतीय धारा, विषुवतीय विपरीत धारा, देखिए विपरीत आ रही है। दक्षिणी विषुवतीय धारा है। हम्बोल्डट यानी पेरू धारा, हम्बोल्डट ऊपर जा रही है। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, कैनरीज धारा उत्तरी विषुवतीय धारा है। इक्वाडोर विपरीत धारा है। ब्राजीलियन धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, वेनेजुएला धारा, ये पश्चिमी वायु अपवाह है। ये नीला नीला वाला क्या है? शीत जल धारा है। नीला वाला सब धारा शीत वाला है, ठंडा वाला। और कोसना धारा रेड कलर का है। पश्चिमी वायु अपवाह है। इधर फाल्कलैंड धारा है। इधर देखिए शीत जल धारा लेब्राडोर धारा प्रशांत और अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक अफवाह है। और इधर देखते हैं औगलास धारा पश्चिमी वायु अपवाह इधर जा रही है। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, विषुवतीय विपरीत धारा यानी दक्षिण विषुवतीय धारा, ये विषुवतीय विपरीत। अब इधर देखते हैं क्यूरोसियो धारा, आयासियो धारा और प्रशांत महासागर का है। ये विषुवतीय वृत्त से जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग जलधाराएं हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडा मिलता है ना, हॉट और कोल्ड HC, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो गर्म ठंडा जलधारा में क्या होता है? नौका चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।